गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से जुड़ जाइए, बहुत दिनों बाद, 2 दिन बाद, है ना? तो टाइमर कहाँ से आ गया ये? अंकित गुड मॉर्निंग। रिवीजन कैसा चल रहा है? अमित गुड मॉर्निंग। रिवीजन कर रहे हो? सारी चीजें कर रहे हो? तो आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कौन सी यूनिट है ये? 6। पार्ट कौन सा? बी। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग। 2 दिन बाद आए हो सर? बिल्कुल। होमवर्क करके नहीं भेजा है आप लोग ने? जल्दी से। अमित होमवर्क नहीं भेजा, अंकित होमवर्क नहीं भेजा। मैंने बोला था फ्लो चार्ट बना के भेज देना। तो 2 चीजें आपने पढ़ी है, 2 चीजें आपने पढ़ी होंगी। एक अर्थशास्त्र, और एक होता अर्थव्यवस्था। एक होता अर्थशास्त्र, एक होता अर्थव्यवस्था। हाँ, अंकित ने डाल दिया, बिल्कुल। अमित का नहीं डाला है अभी तक। फ्लो चार्ट डाल दे जल्दी से जल्द, है ना? 1 मिनट, क्लास लाइव हो गई। हाँ, कोई मैसेज आया। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? देखो, सिंपल सी बात है, समझना। सैद्धांतिक स्वरूप को, मतलब अर्थशास्त्र क्या होता है? सैद्धांतिक स्वरूप। अर्थात हम इसको कैसे कहेंगे? सैद्धांतिक स्वरूप मतलब हम जो थ्योरी में पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब शास्त्र का मतलब होता है क्या? थ्योरी, है ना? शास्त्र थ्योरी। और अर्थ का मतलब इकोनॉमी, अर्थात हम इकोनॉमी के संबंध में जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो एक हम समझ रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हमारे पास यदि 100 रुपए है तो हम 10 रुपए किसानों को देंगे, 15 रुपए हम मजदूरों को देंगे, 20 रुपए हम शिक्षकों को देंगे, 50 रुपए हम भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये जो है सैद्धांतिक रूप है। मतलब हमने एक थ्योरी पढ़ी, उसको अभी अप्लाई नहीं किया है। अर्थात जो चीज हम सैद्धांतिक प्रिंसिपल रूप से पढ़ते हैं वो शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र कहलाती है। कोई बात नहीं, फिर आपने बना लिया है, बस पढ़ते रहना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अर्थशास्त्र का मतलब समझ गए? सैद्धांतिक अध्ययन, प्रिंसिपल बेस्ड पढ़ना, वो कहलाता है अर्थशास्त्र। और उसी का व्यवहारिक या एप्लीकेबल रूप, व्यवहारिक रूप कहलाता अर्थव्यवस्था। व्यवहारिक रूप। अब अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था जब तक नहीं हो सकता, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था जब तक नहीं होता, जब तक उसमें कोई स्थान का ना। अर्थशास्त्र तो थ्योरी है, कोई मतलब नहीं, पर अर्थव्यवस्था किसी जगह की होती है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगाई। अर्थात जब तक उसमें किसी विशेष स्थान को नहीं जोड़ा जाता। अब वो नाम देश का भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, भारतीय अर्थव्यवस्था, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था, या फिर किसी शहर भी जोड़ा जा सकता है और राज्य भी जोड़ा जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात की अर्थव्यवस्था, पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था, ठीक है, न्यूयॉर्क
वॉशिंगटन डीसी की अर्थव्यवस्था, और शहर इंदौर की अर्थव्यवस्था, क्या सिस्टम चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से दो प्रकार का वर्गीकरण, जो दो शब्द चलते हैं कि सर अर्थशास्त्र कब कहते हैं। तो अर्थशास्त्र एक थ्योरी है कि किसी ने टपकन का सिद्धांत दिया। अब टपकन का सिद्धांत एक थ्योरी है, उसको हमने पढ़ लिया, अब वो अप्लाई होगा किसी देश के ऊपर, किसी राज्य के ऊपर, किसी शहर के ऊपर, तो वो अर्थव्यवस्था का भाग हो जाएगा। क्लियर। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में पहला अंतर आपका क्लियर हो गया कि अर्थव्यवस्था सैद्धांतिक रूप है और अर्थव्यवस्था जो है वो व्यवहारिक रूप है ना, प्रिंसिपल और एप्लीकेबल, ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। तो एक स्टेटमेंट आएगा तो आपसे बनना चाहिए अर्थव्यवस्था बिना किसी क्षेत्र के जुड़े अर्थशास्त्र ही है। जब तक इसमें क्षेत्र नहीं जुड़ेगा वो अर्थशास्त्र ही कहलाएगी अर्थव्यवस्था। क्लियर। चलो, अब कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए अर्थव्यवस्था को लेके, फिर आगे चलेंगे। परिभाषा क्या होगी अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की? जब शब्द जोड़ दोगे तो कोई ट्राई करना चाहेगा परिभाषा? बताओ भाई, परिभाषा बताना चाहेगा कोई? न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन अर्थव्यवस्था कहलाता है ना। न्यूनतम संसाधनों में, इकोनॉमिक्स, न्यूनतम मतलब मिनिमम रिसोर्सेस, न्यूनतम संसाधन, और अधिकतम उत्पादन मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन। ये अर्थव्यवस्था है, मतलब कम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन करके, बिल्कुल। और आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? संसाधन। अब संसाधन क्या होते हैं ये भी समझेंगे, पर अभी आपको पता होना चाहिए न्यूनतम संसाधन अधिकतम उत्पादन। बिल्कुल, सीमित संसाधन भी बोल सकते हैं कि एक देश है। अब इसका मतलब समझिए कि एक देश है, अब ये इसकी भौगोलिक सीमा है, इस भौगोलिक सीमा में सीमित चीजें ही होंगी भाई। यहाँ पे लोहा ही लोहा होगा मान लो, यहाँ हर जगह ह्यूमंस होंगे, हवा, पानी, ये सब सीमित है इस देश के पास, और इसको इस माध्यम से अपने देश में अधिकतम उत्पादन करना है कि ये विकसित हो सके। तो न्यूनतम संसाधन या सीमित संसाधन और अधिकतम उत्पादन। क्लियर। क्लियर परिभाषा है ना, क्लियर परिभाषा। चलो, अब आते हैं अर्थव्यवस्था के फादर कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बताओ भैया जल्दी से, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बताएं जल्दी से। तो एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम बताओ एडम स्मिथ की। क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो गलत नहीं होने चाहिए। और पुस्तक का नाम बताइए। बहुत चर्चित पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी? नेशन। और कब लिखी थी? तो 1776 में। इसी के आसपास अमेरिका आजाद हुआ था, याद है आप लोग को? याद है? हाँ, जनक फादर एक ही बात हुई है ना। और भारतीय जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक। के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्वेश्वरैया जी को। ठीक है, विश्वेश्वरैया, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक विश्वेश्वरैया जी को कहा जाता है। क्लियर। ठीक है।
तो इतना क्लियर हुआ। अब छोटे, आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, बहुत 2-3 पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, फिर आगे की क्रियाएं आपको समझ में आएंगी। पहले आपको जो बेसिक डाउट्स है वो क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन आ जाए तो बनना चाहिए, ठीक है। अब अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। अर्थशास्त्र 2 तरीके से पढ़ा जाता है। तो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किसने किया था? ये वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा, समष्टि इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। क्या? मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है, ठीक है, दोनों चीजें आपको पता है। अब पहला क्वेश्चन आएगा कि ये वर्गीकरण किसने किया था? तो रैंगमर फिश 1935 में रैंगमर फिश ने ये वर्गीकरण किया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए था। अब एक आता है, मैंने क्या बताया, समष्टि इकोनॉमी और एक व्यष्टि इकोनॉमी, व्यष्टि और समष्टि। मैक्रो इकोनॉमी इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी, है ना, माइक्रो इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है, लिख लेना, मैक्रो इकोनॉमी या माइक्रो इकोनॉमी। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इंग्लिश में भी बोल दिया करिए, इसलिए MARO, है ना, ठीक है। तो व्यष्टि और समष्टि। समष्टि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि समष्टि मतलब पूरे विश्व का, किसी क्षेत्र का, आदि चीजों का अध्ययन करना। तो समष्टि मतलब किसी एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करना, किसी एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करना, संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करना, संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करना व्यष्टि या मैक्रो इकोनॉमी कहलाता है। मैक्रो, है ना, मैक्रो इकोनॉमी या समष्टि इकोनॉमी, जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना हो रही है। गुड मॉर्निंग अपर्णा जी। राष्ट्रीय आय की गणना, नेशनल इनकम, GDP, GNP, NNP, NDP सब पढ़ेंगे। पर अभी आपको इसमें क्या पढ़ना है कि एक बहुत बड़े भूभाग, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, फिर अमेरिकन अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना। इसमें क्या चला गया? समष्टि, अर्थात सभी इकाइयों, ऑल यूनिट्स ऑफ, उतने क्षेत्र की ऑल यूनिट्स का अध्ययन करना, वो कहलाता है व्यष्टि। समष्टि। और व्यष्टि क्या होता है? किसी यूनिट की, एक यूनिट का, किसी क्षेत्र की एक यूनिट का अध्ययन करना। ये छोटे रूप में लघु इकोनॉमी कहते हैं इसको, लघु। अब इसमें क्या होता है, जैसे अपन टाटा का बस इकोनॉमी पढ़ लें, अपन जियो की पढ़ लें, अपन एयरटेल की पढ़ लें, अपन एप्पल की पढ़ लें, तो एक छोटा किसी फर्म की इकोनॉमी को पढ़ लें, ये होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। किसी व्यक्ति की, जैसे मैंने आपको बता दिया, समझ गए? एक इकाई का अध्ययन, संपूर्ण इकाइयों का, ये क्या कहलाएगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और ये क्या कहलाएगा? दीर्घ अर्थशास्त्र। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अमेरिका की राष्ट्रीय आय, GDP, NDP आदि का अध्ययन किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा या अर्थशास्त्रियों के द्वारा। ये किस अर्थशास्त्र की शाखा के अंतर्गत किया गया? तो आप क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमी या व्यष्टि अर्थशास्त्र। यदि वो बोले अमेरिका की एप्पल कंपनी या एप्पल कंपनी का आईफोन प्रोडक्शन बहुत मात्रा में बढ़ रहा है, अब इंडिया में भी उसकी प्रोडक्शन यूनिट खोल दी गई है, और उसकी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें निम्न बिंदुओं को समझा जाएगा। ये अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र किस शाखा के अंतर्गत आएगी? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमी। क्लियर?
दोनों में अंतर समझ पा रहे हो? किसने किया था? रेनगर है ना, रेनगर फिश ने 1935 में ये वर्गीकरण किया था। पहला क्वेश्चन पढ़ेगा रेनगर फिश 1935 में किया। समष्टि व्यष्टि समझ में आ गया? ठीक है, अब ये तो सैद्धांतिक रूप हो गया, अब अपन व्यवहारिक रूप में आएंगे। ठीक है, अब व्यवहारिक रूप में आते हैं। ये तो हो गया, ठीक है। पढ़ना पहले आप शुरू का देख लेना, 15 मिनट का निकला हुआ है जो। तो अपन चलते हैं अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, है ना। फिर अपन वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, पर अब अपन चलते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब क्षेत्र क्या कहलाते हैं? मतलब हम आय का माध्यम, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम के आधार पर अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। तो इसका वर्गीकरण किस आधार पे है? आय का माध्यम, मतलब सोर्स ऑफ इनकम, आय का माध्यम। ठीक है, और आय के माध्यम के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 स्वरूपों में बांटते हैं। अभी किसी के अंदर नहीं जाएंगे, हाँ कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इनको 3 स्वरूपों में बांट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला होता है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, मतलब आर्थिक क्रियाओं के आधार पर पहला हम बांटेंगे आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। क्रियाओं के आधार पर, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोसेस आधार पर, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, अर्थात हम कहां पे कर रहे हैं। दूसरा होता है और तीसरा होता है। सबका आपने पढ़ा था, पर क्वेश्चन कैसे आता है ये आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए कार्य के आधार पर, फंक्शन के आधार पर कि हम किस संस्था में फंक्शन कर रहे हैं, कार्य के आधार। और तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब मालिक कौन है ना, मालिक कौन है, कार्य के आधार पर स्वामित्व। और स्वामित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं कि इसका ओनरशिप, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या वर्क, या ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस। अब इसमें क्या आएगा, आपने सबने पढ़ के रखा है, ये नहीं पता था आपको, फर्स्ट सेक्टर या प्राथमिक, सेकेंडरी या द्वितीयक, और थर्ड तृतीयक या सेवा क्षेत्र पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ था ना। पर आपको पता था ये व्यवस्था का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में क्रियाविधि के आधार पर, कार्य क्षेत्र के आधार पर किया गया, इसका स्वरूप, है ना, ये आपको पता था। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब आगे आप सबको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या कहलाता है, जिसमें व्यक्ति की आय सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त स्रोतों पर, सोर्सेस पर निर्भर हो, तो वो प्राइमरी कहलाएगा। ठीक है, तो वो अभी अपन पढ़ेंगे, पहले आप वर्गीकरण समझिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, अब कार्य के आधार पर संगठित और असंगठित। क्या हो गया, संगठित क्षेत्र और असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी। इसका एक प्रकार और आएगा, वो मैं जब पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, अभी आप इस प्राथमिक क्षेत्र क्या कहलाता है, जिसमें आपके आय का माध्यम, सोर्स ऑफ इनकम सीधे डिपेंड हो प्राकृतिक स्रोतों पर, नेचुरल रिसोर्सेस पर डिपेंड हो, तो इसे कहते हैं क्या, प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कृषि,
कृषि, आप में से जितने बच्चे बाद में देखें अभी देख रहे हैं, आपके पापा कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, डेयरी उद्योग करते हैं, खनन का काम करते हैं, तो वो आ गए प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र हो गया जिसमें स्रोत प्रकृति से सीधा जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और इसे कहते हैं रेड कॉलर। रेड कॉलर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता हो, ये रेड कॉलर जॉब कहलाती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं कार्यों पर निर्भर है, प्राथमिक कार्यों पर जीडीपी में योगदान उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, सदम बेरोजगारी, सूडो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में, सूडो है ना, क्योंकि एक काम को 5 लोग करना चाहिए, 10 लोग कर रहे हैं और वो अपने आप को रोजगार मान रहे हैं कि हमारे पास रोजगार है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है कि जो हमें प्रकृति, जैसे हमें जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है रॉ मटेरियल, इसमें प्राकृतिक स्रोत उद्योग का रॉ मटेरियल बन जाता है, कच्चा साधन बन जाता है। तो यहां पर होता है निर्माण व विनिर्माण, निर्माण व विनिर्माण। अब आपने पढ़ा होगा कारखाना, फैक्ट्री, कारखाना, फैक्ट्री आदि। कारखाना और फैक्ट्री आदि किसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। अब इसमें 2 टाइप की कॉलर आ जाएंगी। कैसी आ जाएंगी? 2 टाइप की कॉलर आ जाएंगी, बताओ। व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर। जो इंजीनियर्स हो गए, अब इसमें जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, स्किल्ड एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, वो कहलाते हैं व्हाइट कॉलर। और जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, वो कहलाएंगे ब्लू कॉलर। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं यही बताता चल रहा हूं। जो अपर क्लास के मतलब स्किल वाले हैं वो कहलाते हैं क्या, व्हाइट कॉलर, और जो श्रमिक हैं वो कहलाते हैं ब्लू कॉलर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर समझ में आ गया। इसमें क्या आएगा, खेती किसानी से जो रॉ मटेरियल प्राप्त हुआ, मतलब हमें खेती किसानी से सूत प्राप्त हुआ, उसे हम अब कपड़ा बनाएंगे तो हम फैक्ट्री में बनाएंगे, बेचेंगे वो सेवा क्षेत्र में आ गया, पर हम बनाएंगे, जो निर्माण होगा, जो फैक्ट्री में काम चलेगा, वो आ गया। जैसे आम आप चूस के खा रहे हैं, तो ये हो गया कृषि प्राथमिक क्षेत्र। वही आम आप घर में जाके मिक्सी में पीस के आप बेच रहे हैं, जो गर्मियों में बिकता है, सेकेंडरी सेक्टर। और वो स्लाइस और क्या फ्रूटी, माजा, ये सब फॉर्म में बिक रहा है, तो थर्ड सेक्टर। वो जो बना वो सेकेंडरी सेक्टर, जो बिका वो टर्जरी सेक्टर। ठीक है, इतना क्लियर? जल्दी से बताओ। और तृतीय सेक्टर सेवा क्षेत्र हो जाता है, इसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। और सेवा क्षेत्र में क्या क्या, परिवहन, संचार, डॉक्टर, ये सब जो परामर्श देते हैं, वो किस बात की फीस लेते हैं, परामर्श की, कि हमने आपको सलाह दी। इन्वेस्टर होते हैं, ये होते हैं, ये सब इसमें आ गए। क्लियर? तो आपको अभी हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, डाइवर्जन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें भी हमने सोर्सेस ऑफ इनकम के बेसिस पर सिर्फ आर्थिक क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा। अब आते हैं अपन कार्य के आधार पर, बेसिस ऑफ फंक्शन। भाई आप खेती पे काम कर रहे होगे, आप निर्माण, ये मेनली सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में आएगा। आप संगठित क्षेत्र में मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो सिर्फ 3 बातें याद रखना है। आपकी शर्तें फिक्स हो, अर्थात आपको इतना वेतन मिलेगा, ये फिक्स हो। काम करने का समय फिक्स हो, काम करने का समय फिक्स हो, और आपकी शर्तें फिक्स हो कि आपको नौकरी 8 घंटे करनी है, 9 घंटे करनी है। 9 घंटे के बाद आपको कितने घंटे का लंच मिलेगा, वीक में कितना काम करना पड़ेगा, और वेतन फिक्स हो। तीसरी चीज क्या हो जाती है, वेतन फिक्स हो। तो कार्य की शर्तें, कार्य का समय और कार्य का वेतन यदि फिक्स हो और उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा हो, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर या संगठित क्षेत्र कहलाता है। और इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे रेलवे में आपके पापा काम कर रहे हो,
है ना। तो रेलवे में पापा काम कर रहे हैं तो वो थर्ड सेक्टर में ऑर्गेनाइज में आ गए, मतलब तृतीय क्षेत्र के ऑर्गेनाइज। ऐसे बनाएंगे अभी अपन। यदि आपके पापा कारखाने में काम करते हैं और आपके पापा का वेतन फिक्स है, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं, अब वो तो सरकारी काम है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनका कार्य की शर्तें, समय, वेतन फिक्स है, पर वो कार्य किस क्रिया पे कर रहे हैं? सेकेंडरी सेक्टर पे। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं असंगठित क्षेत्र, जिसमें शर्तें, समय व वेतन फिक्स ना हो, ये तीनों फिक्स ना हो। या जैसे दिन दिहाड़ी मजदूर होते हैं, आप हमारे इंदौर में देखेंगे नौलखा में सुबह सुबह जाएंगे, और एक और जगह बंगाली के आसपास आप वहां जाएंगे, 400-500 लोग सुबह दिखते हैं और वो रोज अपना काम ढूंढने निकलते हैं। तो उनका कोई डाटा नहीं है कि वो कितना काम कर रहे हैं, कितना पैसा लेंगे, क्या लेंगे। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड हो गए। ठीक है, बड़े बड़े मॉल ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, छोटी छोटी दुकानें अनऑर्गेनाइज्ड में आएंगी। अब तीसरा जो होता है वो क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात स्वामित्व। अब इसका मालिकाना हक किसके पास है? जो आप काम कर रहे हैं, ओनरशिप किसके पास है? तो सार्वजनिक है तो सरकार के पास है, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास है या व्यक्तियों के समूह के पास है तो निजी है। और आजकल एक संयुक्त चल रहा है, संयुक्त एडवेंचर चल रहे हैं, तो संयुक्त क्षेत्र हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मेरे फादर रेलवे में थे, है ना, रिटायर हो गए हैं, वो रेलवे में थे। तो रेलवे में थे तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर वो किस में थे? सेवा में। ठीक है, कार्य के आधार पर संगठित, और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक। तो मेरे पापा का काम सार्वजनिक संगठित क्षेत्र में सेवा कर रहे थे। ऐसे ही आपको अपने अपने पिताजी का, अपने मामा का, अपने चाचा का, अपने दादा का बनाना है, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये वर्गीकरण कैसा है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि कोई एक व्यक्ति है जो सरकारी क्षेत्र में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता है, उसका संबंध आर्थिक क्षेत्र के आधार पर किन किन चीजों से जुड़ा है? तो फैक्ट्री में काम करता है, तो द्वितीयक क्षेत्र। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या है? संगठित है और सरकारी है, अर्थात सार्वजनिक संगठित द्वितीयक क्षेत्र में वो काम करता है। समझ गया? क्वेश्चन कितना टफ आ सकता है और कितना इजी आ सकता है वो तो आप बना लोगे। टफनेस समझ गए तो सब समझ गए। तो ये बात समझ में आई? जल्दी से यस बोलें फिर आगे बढ़े। संगठित में बैंक आ जाता है, रेलवे आ जाता है, बड़ी बड़ी एमएनसीयां आ जाती हैं, टास्कस, ये वो, और ऐसे ही सार्वजनिक। अब निजी में कैसे? टाटा, जियो, एक मालिकाना हक है, आदित्य बिरला, आइडिया, ये सब चीजें हो गई। और ये इसी का उल्टा बीएसएनएल हो गई। तो ये चीजें हैं, ये चीज समझ में आ गई। इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे ये समझ गए। तो अपन आगे चले अर्थव्यवस्था के प्रकारों पर। आज के जो टॉपिक मुझे खत्म करने थे उसमें ये आएगा। अच्छा, अब इसमें एक चौथा और पांचवा सेक्टर भी होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर उसको लिख लो क्योंकि बन जाएगा आपसे आ जाए। एक होता है फोर्थ सेक्टर और एक होता है फिफ्थ सेक्टर। अब फोर्थ और फिफ्थ सेक्टर क्या होता है? इसमें आपकी रिसर्च एंड एनालिसिस आ जाता है, बौद्धिक क्षेत्र आ जाता है आपका, है ना, और क्या जाती है? आपकी संस्कृति आ जाती है। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा। और पांचवा क्षेत्र इसमें होता है सरकार के वह अधिकारी, वह लोग जो निर्णय लेते हैं। ये तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं होगा, मैं लिखवा दे रहा हूं, लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ भी लिख लो, ये भी आ सकता है। उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले लोग वो किस क्षेत्र में आते हैं? वो फिफ्थ सेक्टर में आते हैं। और बौद्धिक, संस्कृति, रिसर्च एनालिसिस आदि काम, इसरो विसरो, ये फोर्थ सेक्टर में आते हैं। ये नया वर्गीकरण है। ठीक है, ये तीन आपने पढ़ लिए, इतना पूरा फ्लो चार्ट समझ में आ गया, बेहतरीन। अब चलते हैं हम आगे अर्थव्यवस्था के प्रकारों पर। ठीक है, अब कोई पूछे तो बता पाओगे सारी चीजें? सब अपना अपना बना के रखना। मम्मी क्या काम करती है, यदि हाउसवाइफ है तो कोई बात नहीं। तो प्राथमिक
पापा, चाचा, दादा, नाना, जो भी आपके घर के परिवार के 5 लोग हैं, उनका इन तीनों पर डिवीजन करके मुझे बताना कि वो किस क्षेत्र के निकलते हैं। चलें अब आगे। अब अपन आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब आपको सबको ये पता है, पर आपको ये नहीं पता है कि किसका डिवीजन किस आधार पे। अब आपको पता है खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। आपको ये भी पता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको ये भी पता है ना, ये तो पता ही है। और ये भी पता है विकसित इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, अनडेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, है ना। तो ये सब आपको पता है, पर आपको इनका पता हुआ है आधार क्या है, इनको किस आधार पर बांटा गया, बेसिस ऑफ। अब मैं आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछूं, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी को वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो आप बता पाएंगे क्या? नहीं। तो सबसे पहले हमें इनका आधार पता होना चाहिए ना मेरे दोस्त, कि भाई हमने इतना प्रकार पढ़ा है तो ये प्रकार किस किस के हैं ये तो आना चाहिए। तो बताऊं मैं, है ना। चलें आगे, कुछ नया सीखेंगे। तो पहला है वैश्विक संबंधों के आधार पर। क्या है? वैश्विक, ग्लोबल रिलेशनशिप। तो पहला है वैश्विक संबंधों के आधार पर, अर्थात एक देश का संबंध, एक देश में जो व्यापार है, एक भारत देश है, उसका व्यापार चीन से, इंडोनेशिया से, ताइवान से, वियतनाम से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, सभी देशों से हो रहा है। अर्थात वो आयात और निर्यात दोनों कर पा रहे हैं। हमारे देश में लावा भी मोबाइल बना रहा है, एप्पल भी मोबाइल बना रहा है और कोरिया का सैमसंग भी मोबाइल बना रहा है। तो हमारी, और हम भी बाहर जाके हमारे इकोनॉमी के लोग आगे अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। चाय सुट्टा बार सऊदी अरेबिया में भी खुला है और भी कई देशों में खुला, और इंडिया में तो खुला है। तो ए देश बी देश में दोनों आयात भी कर पा रहा है, निर्यात भी करवा रहा है, बी भी ए के देशों में सब कर पा रहा है। तो इसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी, इसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। क्लियर? ओपन इकोनॉमी समझ गए? वस्तु के आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की स्वतंत्रता हो, तो इसे कहते हैं ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो पहला प्रकार हो गया ओपन इकोनॉमी। और इसके एग्जाम्पल लगभग आज के देश में, आज की दुनिया में सभी देश है। क्वेश्चन बनेगा क्लोज, तो भैया याद रखना ये सब ना हो। उस देश में उसी देश का मोबाइल बनेगा, उसी देश का टीवी चलेंगे, उसी देश की सारी चीजें होंगी, तो उसे कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, उसे कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। इसे कहते हैं संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था, संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था भी इसे कहते हैं। और आज की डेट में मुझे सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा दिखता है, उत्तर कोरिया, वो किम उन जून का नाम है, वो मोटू का, वही बस। और ना समझ जाए तो अपने पे हमला कर दे भाई, है ना। तो बस उसके देश में आप कटिंग भी अपनी पसंद की नहीं बनवा सकते, 10-12 तक कटिंग बनवाने की व्यवस्था दी है। ठीक है, और साल भी उनका अलग से चलता है, कोई मतलब नहीं। तो ओपन इकोनॉमी क्या है? वैश्विक संबंधों के आधार पर आपके विश्व के साथ संबंध कैसे हैं, उस आधार पर डिवीजन वैश्विक इकोनॉमी में ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी होता है। तो भारत एक ओपन इकोनॉमी है। 1991 के बाद अपन ज्यादा खुल गए, पहले थोड़ा सा बंद थे। ठीक है, क्लियर? ओपन इकोनॉमी हो गए, इसे उदारवादी इकोनॉमी, ये सब आपको मिल जाएगा नोट्स में। अब दूसरा बंद भी मैंने बता दिया। और यह आदर्श स्थिति होती है कि सीमित संसाधनों में, अच्छा अब आप एक अच्छे तरीके से देखेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी को, तो ये एक आदर्श स्थिति है कि सीमित संसाधनों में आपने इतना डेवलप कर लिया है कि अधिकतम उत्पादन आपने कर लिया है, आपको किसी और की जरूरत ही है ना, देना ना लेना, सब यही होना। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरा
विकास के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के देश होते हैं। तो क्या हम पढ़ेंगे? विकास की स्थिति के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर। और विकास की स्थिति क्या है? तो सबसे पहला देश होता है बिल्कुल अविकसित, अविकसित। दूसरा होता है अल्प विकसित, और इसी का थोड़ा सा डेवलपिंग रूप होता है विकासशील, और तीसरा होता है विकसित। अब आपको इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, देश आप पढ़ लेंगे। यदि आपके संचार के माध्यम, रोजगार, राष्ट्रीय आय, फलाना ठिकाना कम है तो आप अल्प विकसित है, बहुत ही कम है तो आप अल्प विकसित हैं। यदि आपके सारे संसाधन, आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर ऑल पीपल, देन यू आर डेवलप्ड कंट्री। और ये सब नहीं है तो आप अनडेवलप्ड हो, और ये सब आप विकसित कर रहे हैं, ये सब अभी आप बना रहे हैं तो आप डेवलपिंग कंट्री हैं। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई देख, ठीक है। संसाधन मतलब रिसोर्सेस, रिसोर्सेस जो होते हैं, रिसोर्सेस आपको मैंने बताया, एक चीज समझना, जो रिसोर्सेस होते हैं, इन तीनों के पास रिसोर्सेस हैं। और रिसोर्सेस क्या होते हैं? ह्यूमन, फिजिकल और एक और कोई सा भी रिसोर्स। इन तीनों में से कोई भी एक नगण्य है तो आप अविकसित हैं। जैसे अविकसित रेगिस्तान का कोई क्षेत्र हो गया, वो अंटार्कटिका हो गया, ये सब क्षेत्र क्या हो गए? ध्रुवों पर हो गया, ये कोई वहां ह्यूमन ही नहीं है इसलिए। और अविकसित मतलब ये है पर उनका डेवलपमेंट उस आधार पर नहीं किया गया है, संसाधनों का दोहन नहीं हो पाया है, चीजें अच्छे से नहीं हो पाई हैं तो अविकसित हो गए। प्रति व्यक्ति आय कैसी होगी? निम्न होगी। और विकासशील क्या कैसी होगी? प्रति व्यक्ति आय बढ़ते क्रम में होगी पर कम होगी। तो इस प्रकार पर डिवीजन हो जाता है ये वाला। ठीक है। किस देश में सबसे ज्यादा गरीब बेरोजगारी होगी? अविकसित देश में या अल्प विकसित देशों में। विकासशील देशों में बेरोजगारी कम है और मतलब बहुत ज्यादा है पर वो कम हो रही है, गरीबी कम है, बहुत ज्यादा है पर वो कम हो रही है, वो अविकसित से विकसित की ओर जा रहे हैं। जैसे ब्राजील, फ्रांस तो विकसित है, ब्राजील, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो अब अल्प विकसित हो गया है शायद, अब वो विकासशील नहीं रहा। ठीक है, छोड़ो उसको, छोड़ो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे चलते हैं संसाधन के स्वामित्व के आधार पर। तीसरा प्रकार होता है संसाधन के स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व, इसमें सिंपल से 3 आते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम किस में आते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है कि इसमें राष्ट्र के सभी संसाधनों पर स्वामित्व सरकार का होता है, अर्थात यहाँ जो सरकार का है वो सबका है और जो सबका है वो सरकार का है। यहाँ पर किसी का पूरा हक नहीं होता, कोई भी कंपटीशन नहीं होता, सब चीजें सरकार बेच रही है, लोग कल्याण करने के लिए बेच रही है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और ये यूएसएसआर का इसमें देखा गया था। ठीक है, और दास कैपिटल नाम की, ये लिख लेना ना, अभी जगह नहीं है मेरे बोर्ड में, मैं बोलता चल रहा हूं, लिख लेना, नोट्स में आपको मिल जाएगा। दास कैपिटल नामक पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने इस व्यवस्था को बताया था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, कुछ लोग बोलते हैं कार्ल मार्क्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, नहीं, फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स कार्ल मार्क्स हैं, और उन्होंने किस में बताया था? दास कैपिटल में बताया था। और वियतनाम, क्यूबा, यूएसएसआर इसके उदाहरण थे, अब नहीं है। अब कोई देश पूरा सोशलिस्ट नहीं है, कोई देश पूरा कैपिटल नहीं है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी, वेल्थ ऑफ नेशन 1776। इसमें सरकार सिर्फ आदेश, निगरानी रखती है, सारी चीजें
निजी हाथों में होती हैं और उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। और तीसरा होती है मिश्रित, जैसे हमारे देश में इसमें दोनों की हिस्सेदारी होती है। BSNL से भी आप फोन लगा सकते हैं, आइडिया से भी लगा सकते हैं। बंसल साहब का भी कमलापति स्टेशन है और कटनी स्टेशन, इंदौर स्टेशन सरकार के भी है। लोकल ट्रेनें भी चल रही हैं, सब चल रही हैं। तो जब दोनों व्यवस्थाएं हो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किन्स ने दिया था, है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है भैया, क्योंकि अपने देश का है। तो जॉन मेनार्ड किन्स ने इसका सिद्धांत दिया था। किसका? मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, ये पूछ ले तो किन्स ने दिया था। पूंजीवादी का किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमी या जनक। और भाई साहब जो कार्ल मार्क्स हैं, दास कैपिटल में समाजवादी अर्थव्यवस्था। कार्ल मार्क्स का समाजवाद भारतीय समाजवाद से बहुत अलग है, इस चीज को याद रखिएगा। और समाजवाद का आदर्श रूप साम्यवाद है। तो जब कभी भविष्य में एथिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग प्री निकाल लोगे तो मेंस में बताएंगे ये सब चीजें। और एक क्वेश्चन आता है, आहस्तक्षेप का सिद्धांत किसमें काम करता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आहस्तक्षेप, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। पूंजीवादी व्यापारी अपने हिसाब से नीतियों का निर्माण, लोग इसमें नीतियों का निर्धारण करते हैं, जिसको जिसकी जरूरत होती है उस हिसाब से काम चलता है। तो आप समझ गए, इंट्रोडक्शन इकोनॉमी का सब चीजें क्लियर हो गई। और इसके बाद एक चीज और छोटी सी रह जाती है, वो मैं बता देता हूं, फिर कल से हम टॉपिक शुरू कर देंगे। ये भी टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं समझना, है ना, आप लगा के देख लेना। अब हमने संसाधन पढ़ा, सब स्वामित्व पढ़ा, पर उत्पादन, प्रोडक्शन के कारक, किसी देश में किसी क्षेत्र में उत्पादन के कारक, प्रोडक्शन के फैक्टर कितने होते हैं? तो 4 फैक्टर होते हैं और इसी पर डिपेंड करता है इकोनॉमी कितने प्रकार की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले उत्पादन के लिए हमें चाहिए पूंजी। और पूंजी क्या होती है? जो व्यापार लगाने के लिए लगती है। अब ये पूंजी सरकारी भी हो सकती है और सार्वजनिक भी हो सकती है, फिर उसका वर्गीकरण हो जाएगा। तो व्यापार को चालू करने के लिए जो पैसा लगता है उसे पूंजी कहते हैं। और पूंजी ऋण के रूप में भी मान्य है, फिर दूसरा होती है भूमि। भैया पैसा है पर जगह नहीं है तो व्यापार माथे पे करोगे क्या? नहीं कर सकते। और इसमें किराए की भूमि भी मान्य है। ठीक है, भूमि के बाद पैसा आ गया, भूमि आ गई और श्रमिक ही नहीं है तो कैसे काम होगा रे दादा? तो श्रमिक चाहिए। और चौथा हमको उद्योगपति चाहिए, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर चाहिए। जो जिस व्यक्ति की कंपनी है वो तो चाहिए, उसका पैसा लगेगा। तो इस आधार पर ये काम होते हैं। तो उत्पादन के 4 कारक हैं, नाम याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आज की क्लास को समाप्त करने का समय आ गया। कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी हम फिर अब धीरे धीरे कल से पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। कल हम राष्ट्रीय आय, GDP, GNP, NDP, NNP पढ़ेंगे, फिर पंचवर्षीय योजनाओं पे चलेंगे। तो ठीक है, कुछ डाउट है किसी को तो जल्दी से पूछो, नहीं तो क्लास समाप्त करूं।